देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे 20 के दांत। 20 के, यह एक कहानी है। यह एक क्या है, जिसको लिखा किसने है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन, थोड़ा इतरा के बोलिए। कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916। जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916। अरे कब हुआ? पटना के बद्दर घाट में। जन्म हुआ कहाँ? पटना के बद्दर घाट। नहीं, थोड़ा देखिए पहले। कहता है कि कहानी का नाम है 20 के दांत। 20 के दांत। और लिखा किसने है? नलिन बिलोचन। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? 18 फरवरी 1916 पटना के बद्दर घाट में। पटना के बद्दर घाट में। है नहीं? वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे। कौन सा भाषी? यानी कि उनका जन्म भोजपुरिया बोलने वाला के घर में हुआ। कैसा परिवार में हुआ? भोजपुरिया बोलने वाला परिवार में हुआ। ठीक है ना? वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महाउपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। और क्या बोलता है जी कि इनके जो पिताजी थे, क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा, जो कि दर्शन एवं संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। दर्शन और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। और इनके माता का नाम था रत्नावती शर्मा। रत्नावती, अरे क्या नाम था? रत्नावती। यह बड़ा बेटा थे। कौन? ज्येष्ठ का मतलब बड़ा। ज्येष्ठ का मतलब, किताब में लिखा हुआ है कि जो नलिन बिलोचन शर्मा है, यह पंडित रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा, और माता का नाम क्या है? रत्नावती शर्मा। रत्नावती। तो कहता है जी कि जो पंडित नलिन बिलोचन शर्मा हैं, इनके पिताजी का नाम है पंडित रामावतार शर्मा, और माताजी का नाम क्या है? रत्नावती शर्मा। और ये इनके ज्येष्ठ पुत्र। कैसे पुत्र? ज्येष्ठ पुत्र का मतलब बड़ा बेटा। बड़ा, ठीक है जी। और इनके जो पिताजी है रामावतार शर्मा, वह किस चीज के विद्वान है? तो दर्शन शास्त्र, दर्शन और संस्कृत का। अरे किसका? यहाँ तक याद हुआ? अरे यहाँ तक याद हुआ जी? अरे नहीं, हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं? कहानी का नाम है 20 के दांत। 20 के दांत क्या है? कहानी। लिखा किसने है? नलिन बिलोचन। अरे किसने? नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1900। कहाँ हुआ? पटना के बद्दर घाट में। इनके पिताजी का नाम क्या है? पंडित रामावतार। माताजी का नाम रत्नावती शर्मा। रत्नावती। यह कौची? बड़े पुत्र है ना? इनके पिताजी किसमें विद्वान है? दर्शन शास्त्र और संस्कृत में। दर्शन शास्त्र और, यहाँ तक कोई दिक्कत? कहता है जी कि उनके स्कूल की पढ़ाई पटना के कॉलेजिएट स्कूल में हुआ। कहाँ हुआ? इनका जो शिक्षा है नहीं, नलिन बिलोचन जी का जो शिक्षा है, यह पटना के कॉलेजिएट, पटना के पटना के कॉलेजिएट स्कूल में
कौन सा स्कूल में? फिर यह पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय के जानते होंगे आप लोग? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। अरे नहीं, तो देखिए बोलता है जी कि जो नलिन बिलोचन शर्मा है, इनको शिक्षा कहाँ कहाँ से मिला? तब पटना के कॉलेजिएट स्कूल में, पटना के कॉलेजिएट। फिर उसके बाद इन्होंने अपना एडमिशन कहाँ करा लिया? पटना यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय में। कहाँ जी? विश्वविद्यालय में। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहता है कि उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। उन्होंने संस्कृत और हिंदी में क्या किया? एमए, मास्टर डिग्री, है ना? कौन सा में? अरे संस्कृत और हिंदी में, संस्कृत और हिंदी में, ठीक है ना? कहता है कि वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु उपरांत इस पद पर बने रहे। का और क्या बोलता है जी कि जब नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु हो रहा था, वे तब तक पटना विश्वविद्यालय के, कहाँ के? पटना विश्वविद्यालय के कोची के पद पर हैं? हिंदी विभाग के अध्यक्ष, हिंदी विभाग के। नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु कब हुआ? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, ठीक है ना? कब हुआ? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम यहाँ तक पढ़ें कि ये जो 20 के दांत है यह कहानी है, इसको लिखा किसने है? तो अभी हम इनके बारे में जाने। कहानी अभी स्टार्ट नहीं किए, कहानी अभी स्टार्ट, अब कहानी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो देखिए कहानी का नाम है 20 के दांत। 20 का मतलब क्या होता है? जहर। 20 का मतलब क्या होता है? जहर के दांत। अरे नहीं, हम आपको बता दें कि आखिर इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया, 20 के दांत क्यों रखा, है ना? तो ये जो पूरा कहानी है वह सेन साहब और उनके परिवार पे लिखा गया है। किन पे लिखा गया है? सेन साहब और उनके परिवार के ऊपर लिखा गया। सेन साहब बड़े आदमी हैं, उनका फैक्ट्री वैक्ट्री सब कुछ है, ठीक है ना? और उनकी 5 बेटियां हैं। कितनी बेटियां? बेचारे सेन साहब का जब उम्मीद नहीं था तब उनको बुढ़ारी में एगो बेटा हुआ, है ना? कुछ हुआ, और उसका नाम था खोखा। क्या नाम था? लेकिन एक लौतवा बेटा था 5 गो बहन के बाद, है ना? बड़ी बदमाश था, एकदम जहर के समान काम करता था। अमृत में जहर घोले के काम कौन करता था? खोखा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा 20 के दांत। 20 के, अरे जो 5 बेटियां थी सेन साहब के, वो समझिए कि 5 अमृत के दांत है, और जो अकेले खोखा है वो 20 के दांत है। मतलब कि वो अमृत में जहर घोले के काम हमेशा करता। अरे कौन? थोड़ा इतरा के बोलिए। कहता है कि सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। बरसाती किसको बोलेंगे? सुन लीजिए पहले। बरसाती हम बोलेंगे, आप लोग देखे होंगे घर जब हम लोग बना लेते हैं तो बाहर में छप्पर छान छा देते हैं, करकेट उर्केट गिरा देते हैं। अरे हाँ है ना? जहाँ पर बरसात से हमको निजात मिल जाए, कुछ सुरक्षा मिल जाए, हम लोग उसमें क्या करते हैं? साइकिल बाइक गाड़ी लगा देते हैं। अरे हाँ है ना? तो उसी को बरसाती बोलता है। क्या बोलता है? और बरसाती ज़्यादातर घर के सामने होता है, अरे घर के आगे होता है, जहाँ पे हम लोग गाड़ी भी लगाते हैं, है ना? कहता है कि सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। बरसाती भी समझा है,
करकेट उर्केट का गिरावल रहता है ढावा टाइप के, ओकरा में गाड़ी उड़ी लगाते हैं, ठीक है ना। कहता है कि काली चमकती हुई, गाड़ी का रंग कैसा है? काला। गाड़ी का रंग कैसा है? स्ट्रीमल इंड, जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। और गाड़ी इतना सज धज के तैयार है जी, एकदम ऐसा लगता था कि वह कब फुल स्पीड में निकल जाएगा। किनका मोटर कार? सेन साहब का मोटर। कहता है कि सेन साहब को इस कार पर नाज है। और क्या बोलता है? जो सेन साहब हैं उनको इस मोटर कार पे बहुत घमंड है कि हमारा पास एकदम चमचमाता काला रंग के एकदम नया कार है। किनको घमंड है? अरे किनको? है ना। हर आदमी को अपना कोई चीज पे घमंड होता है। जैसे हमरो घमंड है, पूछिएगा कोची पे? पूछो पर नहीं यार। अरे नहीं। कहता है कि बिल्कुल नई मॉडल, बिल्कुल नई। अरे कार भी एकदम लेटेस्ट मॉडल का है, एकदम अप टू डेट वाला, है ना। एकदम जो नया कार बाजार में आया तुरंत खरीद के सेन साहब घर में लगा दिए। कौन? कहता है कि 7,500 में आई है। कीमत कितना है? समझ जाइए, 7,500 के कार एकदम नया मॉडल में आया था। और अभी वो कहाँ खड़ा है? सेन साहब के बरसाती में, सेन साहब के। कहता है कि काला रंग, काला चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। अरे भले उसका रंग काला है, लेकिन अगर आप ओकर सामने खड़ा हो जाइएगा तो ओकरा में आपका चेहरा भी दिखाई दे देगा। इतना एकदम चमाचम है। कौन? सेन साहब नहीं, सेन साहब के कार। कहता है कि कहीं पर एक धब्बा दिख जाए, कहीं पर एक धब्बा, धब्बा का मतलब दाग, धब्बा का मतलब। कहता है कि कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर। क्लीनर और सोफर मतलब, क्लीनर मतलब कि जो गाड़ी को साफ सफाई करता है, सोफर का मतलब ड्राइवर, सोफर का मतलब। कहता है कि अगर गलती से एक भी दाग दिख जाए तो फिर ड्राइवर और साफ करे वाला के तो हालत ही खराब है ना। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने न पाए। और क्या, सेन साहब की जो वाइफ है वो भी कड़ा निर्देश दे दिए हैं क्लीनर और सोफर को कि गलती से भी खोखा और खोखी मतलब बेटा और बेटी, जो हमारे बेटा बेटी है वो गाड़ी के पास नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। कहता है कि लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील हैं। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा कहते हैं कि जो सेन साहब की 5 बेटियां हैं वह पांचों बड़ी सुशील हैं। पांचों क्या हैं? कहता है कि 5 ठहरी और सोभी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत ही हैं। अरे कहता है कि 5 लड़कियां तो हैं लेकिन उनके अंदर डिसिप्लिन कूट कूट के भरा हुआ। कैसे जिंदगी जीना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे अनुशासन में रहना है, किसको इज्जत किसको सम्मान देना है, वह सारी चीज जानती है। कौन? सेन साहब की 5 बेटियां, सेन साहब की 5। कहता है कि मिस्टर और मिसेज सेन उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। लेखक क्या कहता है जी कि जो मिस्टर सेन और उनकी जो वाइफ है वो अपन 5 बेटी को क्या सिखाए हैं? कौची कौची करना से नहीं सिखाए हैं, लेकिन ये बात जरूरी सिखाएं कि कौची कौची नहीं करना है। बात आ रहा है समझ में? कौन काम करना है ये चीज नहीं सिखाए हैं, लेकिन कौची नहीं करना है ये चीज एकदम सिखा के रखे हैं। मान लो कि उनकी 5 बेटियां नहीं है, 5 कठपुतलियां हैं। कठपुतलियां का मतलब डॉल, मूर्त, है ना। जैसे लकड़ी का मूर्ति है, कठपुतली है, कठपुतली डॉल, है ना।
डॉल को हम लोग क्या करते हैं, कहीं उठा के रख देते हैं, बस वहीं खड़ा रहता है दीने रहते। तो बस उनकी बेटियां भी कठपुतलियां हैं, जैसे उनका माँ बाप बोल दे एकदम वैसी खड़े रह गए। यहां से क्वेश्चन आएगा, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां क्या है, इनका भाव स्पष्ट कीजिए। बात आ रही समझ में? यहां से आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां क्या है, आप इसका भाव स्पष्ट कीजिए। तब यहां से इसका आंसर कैसे देंगे? हम लिखेंगे कि सेन साहब अपनी पांचों बेटियों को यह तमीज सिखाए हुए हैं कि किस प्रकार से अनुशासन में रहना चाहिए। वह ये भी बात बखूबी सिखाए हुए हैं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि उनकी 5 बेटियां नहीं, बल्कि वे 5 कठपुतलियां हैं, 5 गुड़ियां हैं, जिनके अंदर जान नहीं है। जान भी फूंक रहा है तो दूसरे कोई। बात आ रही समझ में? कहता है कि और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है, और उनके माता पिता को भी इस बात का बहुत घमंड है जी, गर्व है कि हमारे बेटी लोग जो है अनुशासन में रहती। किनको? माता पिता को। अरे नहीं, वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं। उनकी जो 5 बेटियां हैं वह कभी भी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है। वे दौड़ती और खेलती भी है। वे दौड़ती और खेलती भी। कौन? सेन साहब की 5 बेटियां, सेन साहब की 5। कहता है कि लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। अरे वह खेलती भी है तो कब? शाम के वक्त। सिर्फ शाम के। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है। और खेलती भी क्यों है? क्योंकि उनके माता पिता सिखाए हैं कि दौड़ना धूपना भी सेहत के लिए जरूरी। अगर उनको ये बात नहीं सिखाया रहता कि सेहत के लिए जरूरी है, तो शायद वह शाम के वक्त भी नहीं खेलती। कौन? सेन साहब की 5 बेटियां, सेन साहब की 5। वह खेले भी क्यों जाती है? अपन मन से नहीं। उनको सिखाया गया है कि आप खेलिएगा तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बात आ रहा है समझ में? वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी के तरीकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। और क्या बोलता है लेखक जी कि इनकी जो 5 बेटियां हैं वे आज तक कभी भी पूरा खुल के हंसले नहीं है, पूरा खिलखिलाहट के साथ हंसले। उकनी के पूरा हंसे के मन करा तो सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुरा लेती है। कौन? सेन साहब की 5 बेटियां। कहता है कि सोसाइटी का मतलब क्या? घर परिवार है ना, यानी कि एक गांव, एक कस्बा, अगर उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख सकता है। यानी कि डिसिप्लिन के मूर्त है उस है ना, अनुशासन के मूर्त है। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। किनसे? सेन साहब की 5। अरे नहीं, कहता है कि सेन परिवार की मुलाकाती रसक के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोग के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। और क्या कहता है जी? जरा सुनिएगा। कहता है कि सेन परिवार के मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं। अरे कोई भी सेन साहब के परिवार से मिले आता था तो ये बात कहता था कि एक तुम लोग हो और एक सेन साहब की 5 बेटियां, है ना। जैसे हमनी के माए बाबूजी कहूँ जा तू घूमे तो न कहा तू के देखक तो शर्मा जी के बेटवा से ऐसे करी थे। अरे हाँ या ना, तो नहीं खाली खेलित रहा है, ऐसे बोला थे कि ना। देखिए
कहता है कि सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। लड़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मोटर कार जो कि एकदम चमाचम है ना। अरे कितना में आया है? 7,500। गलती से भी मोटर कार के पास किसी को जाना तो पांचों लड़कियां तो सुशील हैं, अनुशासन में है, तो उन लोग से मोटर कार के कोई खतरा है? तो वही लेखक बोलता है, सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। लड़की लोग से उस मोटर कार का कोई खास खतरा नहीं था। तो खतरा है किससे? ये तो हम अभी नहीं बोले हैं। खतरा है किससे? लेकिन खोखा भी तो है। कौन जी? लेखक कहता है लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा। लेखक कहता है खोखा एक के गो है, वो भी सबसे छोटा, सबसे खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। अरे जब सेन साहब एकदम में आशा छोड़ दिए थे कि हमारा बेटा होगा, तब बुढ़ारी मुंह का बेटा हुआ। किनको? तो वही लिखता है ना उम्मीद। ना उम्मीद का मतलब कुछ उम्मीद छोड़ देना। बुढ़ापे की आंखों का तारा। जब सेन साहब उम्मीद छोड़ दिए थे, तब उनको बुढ़ारी में बेटा हुआ। मतलब कि बुढ़ापे में आंखों का वो तारा है। कौन? खोखा। हले नहीं? यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालात में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए। हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। अरे कहता है कि सेन और सेन की पत्नी, वो दोनों अपने आप को आज भी बुढ़ापा में नहीं समझते हैं। उन्हें अभी भी अपने आप को जवान समझते हैं। कौन? सेन साहब और उनकी। लेकिन खोखा का जन्म तब हुआ जब पति और पत्नी दोनों लोग ये आशा छोड़ दिए थे कि अब हमने के बेटा भी जन्म लेगा। ठीक है ना? कहता है कि जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी, खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से। किससे? खोखा से। अरे कहता है कि जो खोखा है वह जीवन के नियम का अपवाद है। पहला बात कि वो तो टाइम से जन्म नहीं लिया। जन्म लिया भी तक कब? बुढ़ारी में। तो पहला नियम तो हुई खराब हो गया। दूसरा, जब वो जन्म ले लिया तो घर में जितना नियम कानून था वो सब के अपवाद था, सबके उल्टा था। सबका कोई बोलता था कि चल दाएं तो चलता था बाएं। कौन? कहता है कि अगर उस मोटर कार का कोई खास खतरा था तो किससे था? अरे किससे? बाकी लोग तो नींदे में हैं, बोलना भी नहीं चाहते हैं कि कल के खल का पच न जाए। अभी तक बहुत मजा आ रहा होगा। है ना? मोटर कार का खास खतरा किससे है? खोखा से। अरे किससे? खोखा से। बिल्कुल ऐसा ही बोला कीजिए। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, है ना? बोर्ड पे नाम लिख देते हैं पांचों लड़कियों का। हम लोग इसको बार बार देखेंगे अभी। अरे नहीं, क्या नाम है? बोलिए थोड़ा, इतरा के बोलिए। सीमा जी, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और उसके बाद आरती। सेन साहब की कितनी बेटियां? कौन कौन? कौन कौन? लक्ष्मी तो न है। बोलिए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती जी। बिलोचन शर्मा के जन्म कब हुआ?
अरे कब हुआ? कहाँ हुआ? बद्दरघाट में। उनके पिताजी का नाम पंडित रामावतार, माताजी का नाम रत्नावती। इनका मृत्यु कब हुआ? 12 सितंबर 1900। मोटर कार कितने का था? कितने का था? कहता है कि पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग। और खोखा के लिए अरे बोलता है लेखक हमें क्या कि सेन साहब के घर में बड़ी भेदभाव है। सेन साहब के घर में बड़ी, अरे पांचों लड़कियां के लिए अलग नियम अलग शिक्षा, और खोखा के लिए अलग नियम और अलग। ऐसा क्यों? क्या है कि खोखा बेटा है, कुची है, और खोखी कहता है कि कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। उसे क्या होना है? देखिए भाई, लड़का जन्म ले लिया तो माए बाप के एकदम इंजीनियर नजर आने लगा, और लड़की जन्म ली तो कठपुतली। हेलो, कहता है सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे। अरे ले, ये तो कांड हो गया जी। जैसी खोखा जन्म लिया, अब ओकरा में इंजीनियर के लक्षण दिखाई देने लगा। कौची के लक्षण? कैसे दिखाई देगा से देखिए। इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्दलित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांत को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता कि सेन परिवार के दोस्त आते, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते, और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदेशी के साथ फरमाते कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या कर रहे हैं, आजकल की पढ़ाई तो बिल्कुल फिजूल है। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अरे बोलता है लेखक कि जब सेन साहब के घरे 2-4 गो दोस्त आ जाते, क्या आ जाते हैं? तो आप लोग तो जानबे करते हैं, जहां पर 2-4 आवारे दोस्त मिल जाए तो बात होबे करेगा। लड़का लोग के लक्षण है ना। तो जब 2-4 गो दोस्त आ जाते जी सेन साहब के घरे, तो ड्राइंग रूम में बैठ के सब लोग बातचीत नाश्ता पानी करना स्टार्ट कर देते। तो बातें बातों में निकल जाता था कि तोर बेटा कोची करता हुआ, तोर बेटा कोची करता हुआ, है ना। तब सेन साहब पूरा घमंड के साथ पूरा मोछ पे ताव दे के बोलते कोची कि हमार बेटा तो इंजीनियर बनेगा, हमार बेटा अरे बनेगा कोची, हम तो ओकरा आजे से ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोची दे रहे हैं? हम उसको बड़ा जब हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा इंजीनियर बिजनेसमैन बनाएंगे। कौन बोलता था? अरे कौन? अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है। खोखा कै साल के हो गया? कहता है जी, अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है। खोखा, लोग कहते हैं उसे किडन गार्डन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। इससे बच्चे की अंगुलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। वे अपने दोस्त के साथ सेन साहब क्या बोल रहे हैं कि मेरा बेटा जो है 5 साल का हो रहा है, और सब लोग हमको सलाह देते हैं कि इसको आंगनबाड़ी में भेज दो। कहाँ? अरे जो सरकारी स्कूल है हम लोग उसको बोलते हैं आंगनबाड़ी, और जो प्राइवेट स्कूल है हम लोग उसको बोलते हैं किडजी, किडन गार्डन, चिल्ड्रन गार्डन, क्या क्या नाम देते हैं। अरे है ना। आंगनबाड़ी किसको बोलते हैं? जहाँ पर छोटे छोटे लेकर जाता है और खेल के आ जाता है खिचड़ी खा के, है ना।
तितनी गरीब वाला स्कूल हो गया और किडजी थोड़ा सा अमीर वाला हो गया, ओकरा में पैसा दे के लेकिन जाता है, खेल कूद किया जाता है ना। तो वही बोलता है जी कि सब लोग बोलते हैं कि इसको चिल्ड्रन गार्डन, किडन गार्डन में भेज दो, लेकिन हम अभी से मूड बना लिए हैं, मन बना लिए हैं कि हमारा एक मिस्त्री जो हमारा फैक्ट्री में काम करता है वो रोज दिन आएगा और 2-3 घंटा ये खोखा के साथ ठोक पीट करेगा, जिससे कि ओकर हाथ अभी से औजार पर बैठ जाए। कोची पे बैठ जाए? औजार पे। एक दिन का बकाया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। अरे कहानी का मेन पॉइंट अब स्टार्ट हुआ, यहां से सुनने में बहुत मजा है, ठीक है ना। कहता है कि एक दिन का बकाया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। अरे कहता है कि सेन साहब और उनका दोस्त बैठकर ड्राइंग रूम में गपशप कर रहे थे, ठीक। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे। अब जरूरी तो नहीं है कि सब दोस्त अमीरे रहे, है ना। तो उन्हीं के एक दोस्त थोड़ा सा कम हैसियत वाला, थोड़ा गरीब किस्म के था, अखबार नवीस। अखबार नवीस का मतलब संबंधदाता, जिसको आप लोग बोलते हैं प्रेस रिपोर्टर। क्या बोलते हैं? प्रेस रिपोर्टर, ठीक है ना। और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी थे। एक तो पहला बात कि वे दोस्त भी थे और दूसरी बात कि वे रिश्तेदार भी थे, लेकिन दूर के। लेकिन हेलो, देखिए, उनके एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। अरे उस अखबार वाले के साथ एक उनका बेटा भी आया था, जो कि एज में खोखा से छोटा था, लेकिन खोखा से बड़ी होनहार और समझदार मालूम पड़ता। कौन? बोलिए, अरे कौन जी? अखबार नवीस के बेटा। अखबार नवीस के, अरे अखबार नवीस के बेटा खोखा से छोटा है, खोखा से, लेकिन बहुत समझदार मालूम होता। है नहीं? किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया। अरे जो अखबार वाला जो आदमी था, तो उनका बेटा कुछ हरकत किया होगा, कोई अच्छा काम किया होगा। तो बैठे जो और दोस्त लोग था, वो थोड़ा सा बड़ाई कर दिया कि आपका बेटा तो बहुत अच्छा है, स्कूल तो जाता ही होगा। बेचारा पत्रकार महोदय कुछ बोलते, ओकरा से पहले ही सेन साहब स्टार्ट हो गए। कोचिया स्टार्ट हो गए, जरा सुनिएगा। अरे इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। मैं तो खोखा को, अरे क्या बनाने? इंजीनियर बनाने जा रहा। और वे ही बातें दोहराकर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। अरे लोग पूछा किनसे और जवाब दे रहा है कौन? ठीक है ना। सेन साहब बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि हम तो अपन बेटा को बनाएंगे इंजीनियर, हम तो अपन बेटा को बनाएंगे। ये बात सुन सुन के पत्रकार महोदय अंदरे अंदरे बहुत मुस्कुरा रहे थे। ठीक है। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, पहला बार तो लोग उनसे पूछा तो सेन साहब बोले नहीं दिए, वो अपने बेटा के बड़ाई करना स्टार्ट कर दिए। तो फिर से पूछा गया पत्रकार महोदय से कि आपको अपने बेटे के बारे में क्या ख्याल है ना। देखिए क्या बोलता है। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और
जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर को शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। और क्या कहता है जी, जब पत्रकार महोदय जवाब दिए कि मेरा बेटा कुछ बने चाहे ना बने, लेकिन एक जेंटलमैन, एक नेक आदमी बने, एक नेक, बाकी कुछ बनना तो उसके मेहनत पर है ना, बाकी कुछ बनना तो उसके मेहनत पर है, लेकिन हम इतना जरूर चाहेंगे कि मेरा बेटा कुछ बने या ना बने, लेकिन एक नेक आदमी बने, एक नेक। जब इतना बात सेन साहब सुने तो ना मुंह ऐंठ लिए, जैसे आप लोग कौची खाते तो आप लोग का मुंह ऐंठा जाता है, नहीं बोलिएगा, हेलो नहीं। अब सुनिए, तभी बाहर शोर गुल सुनकर सेन साहब उठने लगे। अरे बातचीत हो ये रहा था कि उधर से पूरा हल्ला सुनाई दिया बाहर से। कहाँ से? देखिए तो चल रहा है कि बंद हो गया? टाइमिंग दिखा रहा है आप लोग के? तभी बाहर शोर गुल सुनकर सेन साहब उठने लगे। हेलो नहीं, सुनिए जरा ध्यान से। तो उनके मित्रों ने भी जाने का इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। अरे बातचीत हो रहा था, तभी बाहर से हल्ला गुल्ला के सुनाई दिया आवाज। तब सब लोग अपना अपना इच्छा प्रकट किया कि आज के बहुत बातचीत हुआ, अब लोग अपन अपन घरे चलना चाहिए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। बाहर में जो सेन साहब का जो सोफर था, सोफर मतलब ड्राइवर, वह एक औरत से उलझ रहा था, एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था और उस औरत के साथ एक बच्चा खड़ा था जिसका उम्र कितना था? 5-6 साल। 5, थोड़ा उसको मारिए तो कोना में 2-4 झाप। अरे सुतना है तो घरे चल जाओ, छुट्टी लेके आराम से सुता रहो जिंदगी भर। हेलो नहीं, कहता है कि बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। अरे जब सब लोग बाहर गया तो देखा क्या कि जो ड्राइवर है एक औरत के साथ हल्ला गुल्ला कर रहा है। क्या कर रहा है? और उसके साथ एक छोटा बच्चा है, वो भी ड्राइवर से उलझ रहा है, झगड़ा कर रहा है। क्या कर रहा है? अब सुनिए, वो झगड़ा काहे लग कर, कोई तो कारण होगा, है ना। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। वह औरत जैसे ही सेन साहब को देखी वह शर्मा गई। क्या हो गई जी? सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा। जो ड्राइवर था वह पूरा एकदम सीना टाइट करके गया सेन साहब के पास और कहा, क्या कहा? देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। मदन किसको छू रहा था? सबसे वैल्यू वाला चीज क्या है? गाड़ी है ना। कितना के था? गलती से भी कोई छू दे, गलती से भी कोई, तो दिक्कत वाली बात है ना। और उसको छू रहा था कौन? कहता है देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। किसको छू रहा था? गाड़ी गंदी हो जाती। गाड़ी, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा, इस पर मुझको। अरे कहता है कि वो लड़का बार बार गाड़ी को छू के गंदा कर रहा था। जब हम उसको अलग किए तो हमरे मारे लगी, दौड़ने लगा। कौन? मदन। कौन जी? अब उसकी माँ भी आकर खाम खा मुझसे उलझ रही है, और जब हम उसको अलग कर दिए तो कर बदला में ओकर माई भी आन के हमरा से लड़ाई कर रही है। कौन बोल रहा है? ड्राइवर, सोफर ना। नहीं, मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, मदन की माँ कुछ कहना, लेकिन सेन साहब के सटे होठ देखकर चुप रह गए। मदन की माँ कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन सेन साहब देखे चुपचाप हैं, तो मदन की माँ कुछ कही नहीं। सेन साहब ने बड़े संयम पर कठोर स्वर में कहा। सेन साहब
बड़े संयम मतलब बहुत एकदम अपने आप में हिम्मत बांध के, लेकिन बहुत ही कठोर शब्द में, बहुत ही कड़ा आवाज में क्या बोले, मदन की माँ मदन को ले जाओ। पूरा हार्ड स्वर में, मदन की माँ मदन को ले जाओ और देखना, और वह फिर ऐसी हरकत ना करे, और वह फिर ऐसी हरकत। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। जो मदन था उसके बाएं घुटने से खून निकल रहा था, मदन की माँ उसके घुटने को पोंछते हुए चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? लेखक कहता है जी कि अगर गरीब आदमी को आप मार पीट दीजिएगा तो कोई बड़का बात नहीं है। ये जो मदन को आप देख रहे हैं, मदन एक सेन साहब के फैक्ट्री के किरानी का बेटा है। किरानी का मतलब लिखा पढ़ी करने वाले किरानी बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए यहां पर लिख दें, ये देखिए जो मदन है वह किसका बेटा है? किरानी का। अब आप एक बात बताइए कि मदन के बाबूजी किरानी है, सेन साहब के फैक्ट्री में लिखा पढ़ी करे वाला है, और सेन साहब उस पूरे फैक्ट्री के मालिक हैं। तो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करे वाला एक आदमी के बेटा तो गरीबी न हुआ? अरे हाँ या ना। अब अगर गरीब के खून बह रहा है तो एकरा में कौन सी बड़ी बात हो गया? तो वही बात बोलता है। लेकिन मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और खून निकल गया, तो एकरा में कौन सा बड़का बात हो गया? तो इससे हमको क्या समझ में आता है इस पॉइंट से, कि अगर कोई हम लोग जैसा गरीब आदमी है, अब हमने के कोई मारियो देगा, काटियो देगा, खून खराबा भी कर देगा, तो कोई बड़का बात है। लेकिन अगर कोई वही बड़ा आदमी है और गलती से ओकरा में टचो हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। यही बात ना हुआ? ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके। अरे जैसी हल्ला गुल्ला हो रहा था तैसी फिर से ठक 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 की आवाज आने लगा। किधर से? गाड़ी के पीछे से। गाड़ी के कहता है कि ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके। शॉफर भी दौड़ा, ड्राइवर भी, और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं, और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। अरे जब खट खट की आवाज आया तो सेन साहब और उनका ड्राइवर दौड़ा कि आखिर क्या खट खट कर रहा है। मोटर कार की बात है। किसकी बात है? तो जब गए वहां पर तो देखा सब लोग क्या कि सेन साहब अपन बेटा को गोद में उठा के एकदम मुस्कुरा मुस्कुरा के डांट, जैसे डांट नहीं रहे हैं, उसको खिला रहे हैं। कोई आदमी मुस्कुरा के डांटता है जी? और वो काहे डांट रहे थे? क्या कि जो पिछला जो गाड़ी का लाल बत्ती है वो हो गया है चकनाचूर। काची हो गया है? तो यहाँ पर आप अंतर समझिए। एक किरानी के बेटा गाड़ी में ठेक गया तो उसको ऐसा धक्का मारा जी कि उसका गोड़ हाथ से खून बह गया। लेकिन वही मालिक के बेटा शीशा चकनाचूर कर दिया तो उसको लोग गोदी में उठा के डांट रहा है। दोनों में अंतर है ना? कहता है कि हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, बड़ा शरारती हो गया है। अरे गोद में उठा के डांट रहे और बोल रहे हैं अपने दोस्तों से कि देख लीजिए कितना शरारती हो गया है कासू। कासू मतलब खोखा। खोखा का नाम क्या है? थोड़ा इतरा के बोलिए। खोखा का नाम क्या है? कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। अरे केकर पीछे? कौन पड़ा रहता है?
कासू। कासू किसके पीछे पड़ा रहता है? केकर मोटर। कै रुपया क्या है? एकदम नया ना, लेटेस्ट मॉडल ना। ये तो गलत बात हो गया जी। कहता है कि उसके कल पुर्जे में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि मैं क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। सेन साहब समझा रहे हैं अपने दोस्त को कि अरे हमारे बेटा अभी से इसको इतना दिलचस्पी है, कोई चीज खोल कस करे में एकदम इंजीनियर बनवे करेगा। ये देख लीजिए, अभी से लाइट खोल के देख रहा है कि इसके अंदर कोई चीज है, एकदम इंजीनियर ही पक्का वाला इंजीनियर बनेगा। कौन बोल रहा है? सेन साहब। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों के भाव भंगिम देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। अरे जब ऐसा बात बोल रहे थे तो उनका दोस्त लोग तो समझ ही रहे थे कि हकीकत क्या है, इंजीनियरिंग कर रहा है कि बदमाशी कर रहा है ना। कहता है कि मिस्टर सिंह अपने कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। सेन साहब के एक दोस्त का नाम है मिस्टर सिंह। जब मिस्टर सिंह हेलो हाय करके अपना गाड़ी खोल के बैठे जा रहे थे कि फिर से रुक गए। फिर से काहे ला रुके से समझिए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। अगले उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था। टायर शायद पंचर हो गया था, शायद। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। सेन साहब भी आगे बढ़े और थोड़ा झिझक के साथ, शर्माहट के साथ बोले कि कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि कासू इसका हवा निकाल दिया है। टायर का? किसका? हेलो नहीं? ड्राइवर जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ कुर्सियां लॉन में लगवा दो जब तक हम यहाँ बैठते हैं। सेन साहब बोले कोची कि पाइप लावो और जब तक इसमें हवा भरो तब तक हम और मिस्टर सिंह लॉन में कुर्सी पर बैठते हैं। ठीक है। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरे और की पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई थी। लो बेचारा ड्राइवर एगो चक्का में हवा भरिए रहा था कि जबकि दूसरों में काम तमाम हो गया जी। ये किसका लक्षण आप लोग के लग रहा है? ठिकाने बोलना ठीक बात नहीं है, लेकिन फिर भी लक्षण किसका लग रहा है? हेलो नहीं? हेलो नहीं? ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरे और की पिछले चक्के का भी हवा निकाली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, इधर ही। सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। फिर से सोफर पंप लाने। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी। एक और दोस्त थे मुखर्जी साहब, उनका गाड़ी ठीक ठाक था, कंडीशन में था, मतलब उनके गाड़ी पे खोखा का ध्यान नहीं गया था। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी। वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता। अरे बातें बातें में मिस्टर सिंह से यह बात बोल दिए कि जो कासू है वो आजकल एक नया इंजीनियरिंग जान गया है, हवा निकालने वाला। अरे उनकर बाबूजी को हर चीज में कुछ ही दिखाई देता है, तो हम लोग को भी वही देखना चाहिए। हाँ, तो कासू आजकल एक नया इंजीनियरिंग जानता है, टायर से हवा। ठीक है ना?
कहता है कि उनका अपना ख्याल था कि उसकी इन हरकतों को देखकर यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में इसकी दिलचस्पी है। अरे अपन बेटा को गाड़ी से हवा निकालते हुए देखकर मिस्टर सिंह को इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि खोखा बनेगा तो इंजीनियर है। कोची बनेगा? अभी से इसका हरकत नजर आ रहा है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। ठीक है, जब तक हवा दिया रहा था तब तक कई सब बेमतलब के बात होता रहा। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते की एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने की हुक्म दिया। अरे जब सारे दोस्त लोग चले गए, सेन साहब घरे गए और सबसे पहले बोले कि पहले मदन के बाबूजी के बुलाओ, गिरधर लाल को। गिरधर, मदन के बाबूजी का क्या नाम है? गिरधर। यह कहाँ काम करता है? सेन साहब के फैक्ट्री में। सेन साहब के फैक्ट्री में किस पोस्ट पे? किरानी। इसका घर कहाँ है? बंगले के आउट हाउस। बंगले के आउट हाउस यानी कि बंगला के कहीं कोना में, मतलब साइड वाला में ऐसे एक आध गो रूम इसको मिलल था। तो हम लोग यहां से क्या याद करेंगे? खोखा किसको बोलते हैं? अरे खोखा किसको? सब लोग बोलिए, खोखा किसको बोलते हैं? कासू को जी। मदन किसका बेटा है? किसका? गिरधर लाल कहाँ काम करता है? सेन साहब के। सेन साहब के फैक्ट्री में किस पोस्ट पे? किरानी। किरानी की इंग्लिश में क्लर्क बोलते हैं। कोची बोलते हैं? किस पोस्ट पे? किरानी पे ना। और रहता कहाँ है जी? बंगले के आउट हाउस में। बंगले की आउट, बंगले की आउट हाउस में। ठीक है। सेन साहब जैसी घरे गए, सबसे पहले बोले कि मदन के पिता गिरधर लाल को बुलाओ। मदन के पिता गिरधर बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। जैसे ही ऑर्डर मिला कि बुला के लाओ, गिरधर लाल आया जी, अवान के सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अरे जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। अरे ऐसा आन के खड़ा है जैसे वह बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, एकदम खून करके आयल है। कोची करके आयल है? सेन साहब ने ठंडी बेलोस आवाज में कहना शुरू किया। सेन साहब भले ठंडा ही थे लेकिन उनका आवाज बहुत टेढ़ा था। भले ही वो ठंडा थे लेकिन उनका आवाज बड़ी टेढ़ा था। देखिए कैसे। देखो गिरधर। कौन बोल रहा है? हम नहीं बोल रहे हैं। कौन बोला जी? देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। कौन बोल रहा है? सेन साहब बोलते हैं, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूं। मैं तुम्हारी, उसकी मतलब? अरे तोहर और तोर बेटा दोनों के हम भलाई चाहते हैं। कौन बोल रहा है? सेन साहब। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा। और क्या बोल रहे हैं? अरे पहला बात तो हमारे गाड़ी को गंदा किया और जब हमारा ड्राइवर मना किया तो उल्टा ड्राइवर को मारने। कौन? मदन जी। मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपट रहा। अरे अकेले के तो बात छोड़ो, जब हम खड़ा थे तो हमारे सामने हमारे ड्राइवर को मारने दौड़ रहा था। कौन? मदन। ऐसे ही लड़के, ऐसे ही कैसे लड़के? मदन जैसे ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते। जरा सोचिए,
अपन बेटा शीशा भी चकनाचूर कर दिया तो उसको इंजीनियरिंग दिखाई दिया, और उनका नौकर के बेटा खाली छू दिया तो चोर डाकू बदमाश सब दिखाई दे दिया, है ना। कहता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था, बेचारा क्या तो नौकर था ना, बीच में जी सर जी सर जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था, सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो, उसे संभालने की। अरे सेन साहब बोल रहे हैं कि बहुत बिगड़ गया, उसको संभाल लो, न तो पक्का आगे चल के वो डाकू बनेगा, कौची बनेगा। फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। पूरा डांटे और बोल भी दिए कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा, तुम अब जा सकते हो। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन की चित्कार से सेनों का आरामदेह सैनागर गूंज गया। गिरधर लाल गुस्सा में गया जी, और मदन को बहुत पटक पटक के मारा। वही बोल रहा है, उस रात उस गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार, चित्कार का मतलब कुछ, जब पिटाएगा तो चिल्लाएगा ना। मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह सैनागर गूंज गया। अरे जो एकदम आराम से सब सेन साहब लोग सो रहा था, इनका घर गूंज गया। किसके रोने के आवाज से? मदन के रोने के आवाज से। हेलो नहीं, आराम में खलन पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। अरे जब गिरधर लाल अपन बेटा को पूरा पटक पटक के मारा, तब सेन साहब कोची बोलते अपन पत्नी से, गिरधर तो बहुत अच्छा आदमी है, एकदम अपन बेटा को रखता है एकदम नाथ के, लेकिन ओकर व्रतिये एकदम खराब है, खनचातर है, बेटवा के बिगाड़ के रख ले हैं। कौन बोल रहा है? सेन साहब जी। अरे नहीं, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है, मदन की यही। अरे मदन बहुत बिगड़ गया है, और बिगड़ने का, अब बिगाड़ से जो सुधार का दवाई है वो कौची है? लाता मुक्का, यानी पूरा पिटा है। तो वही बोलता है कि मदन की यही दवा है, मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त के खाल उधेड़ दूं। कौन बोल रहा है? सेन साहब बोल रहे हैं कि हमारा तो मन किया था कि कमबख्त के खाल उधेड़ दूं। के कर? मदन के। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। इंग्लिश बोल दे। अरे नहीं, कहता है कि माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति के बकबक पर झींक आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिख मंगा कहीं का। अरे जो सेन साहब की जो पत्नी थी, वो मदन के एक तो रोने का आवाज़, और दूसरा ओकर पति बकर बकर कर रहा है। उसको बड़ी गुस्सा आ रहा था। किनको? सेन साहब के। लेकिन अपन मर्दाना के गुस्सा और ओकर चिल्लाहट के गुस्सा, ये दोनों गुस्सा केकरा पे उतार दी? कोची बोलती है? भिख मंगा कहीं के, कौवे की तरह चिल्ला रहा है, खोखा की बराबरी करता फिरता है। केकर बराबरी? अरे वो हमारे बेटा के बराबरी करते रहता है। कौन? कहता है कि मदन की आर्त रुदन रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सेनों के सैनागर तक नहीं पहुंच सकती थी। धीरे धीरे मदन का जो चिल्लाहट था वह रुकता चला गया, रुकता। अब बेचारा सिसकी ले रहा था, तो सिसकी कितना दूर तक सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। अब बिहान हुआ, कुछ ही हुआ, दूसरा दिन तो मामला ही पलट गया जी। दूसरा दिन मामला ही क्या हुआ? कैसे से अब समझिए।
लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। अरे दूसरा दिन शाम के वक्त था, जो खोखा था वह खेलते खेलते बगल वाले गली में निकल गया, बगल वाले गली में निकल गया। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के साथ आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था, ठीक है ना। और उस गली में मदन, जो मदन था वह पूरा घुलटा घुलटा के भुइयां में खेल रहा था, धूरी के साथ पूरा लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था? ये हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? किताब। देखिए फिर से, वहां धूल में मदन पड़ोसियों के साथ आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। अरे जो मदन है वह अपने आवारा छोकरों दोस्तों के साथ पूरा धूरी में घुलटा घुलटा के क्या नचा रहा था? लट्टू नचा रहा था। अरे खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। जब खोखा देखा कि बहुत सारे बच्चे लोग लट्टू नचा रहे हैं पूरा एकदम पूरा मस्ती में, तो एक पूरा मन करे लगा कि तो हम भी नचाते हैं लिए, है ना। जरा सुनिए, खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। जैसे जो हंस है वह कौवा के भीड़ में जाने के लिए ललक गया। हंस जो है वह कौवा के झुंड में जाने के लिए ललक गया। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। लेकिन जो कासू था वो अपन सुरवे से, ये देख लो जी चल रहा है कि बंद हो गया से? लाइट कम हो गया, कोई दिक्कत है, सुनाई तो दे रहा है ना। तो हनी कि नहीं देखना है, सुन ले भी ना। वो लाइट नहीं है तो लाइट क्या में करेगा, चार्ज कम लेकर। बस थोड़ी सी हले नहीं। क्या कहता है कि दूसरे लड़कों, हले नहीं जरा सुनिए, लास्ट है, बहुत मजा आएगा, लास्ट में तो मजा है इसमें। हमको लट्टू दो हम भी खेलेगा, हमको लट्टू दो हम भी। अरे खोखा बड़ा एकदम रोब के साथ बोला, जिसको हमेशा अपन घर में नौकर अपन बहन लोग पे हाथ उठा देता था, मार देता था, तो वही आदत लगल था। बाहरे गया पूरा एकदम घमंड के साथ, पूरा रोब के साथ बोला, हमको लट्टू दो हम भी खेलेगा। हले नहीं। दूसरे लड़कों को कोई खास ऊज नहीं थी, वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदे नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित पर ताड़ित लीडर मदन को यह बात कम मंजूर हो सकती थी। अरे जो बाकी जो आवारा लोग था उखनी के कोई दिक्कत नहीं था कि खोखा अगर यहाँ खेलेगा था, उखनी के तो फायदा था, वो बड़का घर के था, कुछ खाए पिए ले खाने को मिल जाता है ना। लेकिन जोखिनी के नेता था कौन, उसको बड़ा दिक्कत था, कहे कि बेचारा ओकर चलते कल ही पिटाइल है ना, उसको बहुत परेशानी था। पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा के मोटर पर बैठ। क्या बोला जी, बहुत आया लट्टू खेलने वाला, चल यहाँ से निकल, तेरे पास लट्टू भी है, जाके अपन बाबा के कार में बैठा रहा। कौन बोला? मदन। अरे नहीं, देखिए कासू तैस में आ गया, कासू तैस में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आओ देखा न ताओ मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। उसने आओ देखा न और मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। हल नहीं, चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस, बंगले के पिल्ले गली के कुत्ते, अहाटे में ही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं,
पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ। समझ में नहीं आया? अरे जब मदन को एक घूसा रसीद किया तो मदन भी पूरा धर के उसको ऐसा मार मारा कि 1 मिनट में रोता हुआ वो भाग गया। कौन? तो वही लेखक कहता है कि यह जो लड़ाई है वह बंगले के पिल्ला और गली के कुत्ते के बीच का लड़ाई है। एक महल वाले और एक झोपड़ी वाले के बीच के लड़ाई है। अगर यही लड़ाई जो आज गली में हुआ है अगर इस बंगले में हुआ रहता तो कासू अपने आप को शेर समझता है ना, और कासू जीत जाता। कासू वही कहता है लेखक कि बंगले वाले लोग तब जीत जाते हैं जब झोपड़ी वाले लोग बंगले वाले को मदद करते। बात आ रहा है समझ में? जब दोनों में युद्ध चल रहा था तो जो बाकी आवारा लोग था उन लोग के काम कोई चीज है, गोले गोले खड़ा हो गया, मार 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 ऐसा ही ना करता है। पूरा दोनों लड़ाई के मजा लेने लगा। कहता है कि द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। द्वंद्व युद्ध का कौन लोग? जो बाकी और दोस्त लोग था। देखिए, लेकिन बच्चे को इतनी अकल कहाँ, उन्होंने तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की ना अपने माता पिता के मालिक के लाडले के ही। लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। जब लड़ाई खत्म हो गया तो सारा दोस्त इधर उधर भाग गया। ठीक है ना? मदन घर नहीं लौटा। मदन घर, अब आप समझिए कि जब ऐसे गाड़ी में टच किया था तो उसको रात में कितना पिटाई हुआ था। आज तो ओकर बेटा को इतना मार मारले है, बेचारा मदन के का हालत होगा, है ना? कहता है कि मदन घर नहीं लौटा। मदन घर, लेकिन जाता ही कहाँ? लेकिन जाता ही 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी, फिर तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसता। जो गली में दरवाजा था ओकरा से धीरे धीरे घर में। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। जरा सुनिएगा। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से बुरी होगी। लेकिन डर आज कुछ ही था कि रोजिना तो पिटाइबे करते थे, लेकिन आज सब दिन से ज्यादा पिटाई होगा, सब दिन से। लेकिन उपाय ही क्या था? लेकिन दूसरा कोई उपाय भी नहीं था, है ना? वह पहले रसोई घर में घुसा। वह पहले कहाँ घुसा? रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी। माँ, बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। जो बगल में रूम था वहां से बातचीत के आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया। पहले पूरा जान गया कि रूम में कोई नहीं है तो पहले एकदम बिंदास होकर भर पेट खाना खाया। ठीक है ना? फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताजुब हुआ। उसके बाबूजी गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका तो उसके बाबूजी ने झल्लाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो। साहब ने सिर्फ यही कहा कि आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना, अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। ऑफिस से मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ। अरे जब वहाँ पर गया सुनने तो देखा कि आज उसके पिताजी गुस्से में नहीं है, एकदम आराम से बतिया रहे हैं, है ना? और मदन की पिटाई वाला कोई बात नहीं हो रहा था। तो बेचारा बिंदास हो गया कि चलो आज कोई दिक्कत नहीं है। वह दबे पांव बरामदे में रखी चरपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घुमा और मार खाने के तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। जब ठन ठन की आवाज़ हुआ तो उसके माता पिता बाहर आ गए। अब मदन समझ गया कि हमारे दिन आग लो पिटाई वाला। वो बेचारा ऐसे करके खड़ा हो गया,
ऐसे करके क्या हो गया, खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। वह बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। अरे मदन भी था एकदम ढीठ किस्म के इंसान था। वो रोता भी तब था जब बहुत मार पिटाई होता था, थोड़ा मोड़ा पिटाई से उसको कोई डर नहीं था। गिरधर निसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांतें खींच ली, मतलब पूरा दांत ऐसे, कौन पिटाई की तैयारी में है ना। जैसे आप लोग देखिए कभी कभी आप लोग का तबीयत खराब हो जाता है तो आप लोग को पहले से पता रहता है कि आज सुई दी जाता है, तो सुई दिया के पहले कि आज तो सुई दिया आना ही है। तो बेचारे के पहले से पता था कि आज पिटाई होगा, इसीलिए पूरा दांत एकदम चिपले है ना। मदन ने अपने दांत खींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था। अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपककर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसे बेपरवाही उल्लास गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बे खोखा के दो दांत तोड़ डाले। हा हा। अरे आज मदन के पिता गिरधर लाल मदन को बहुत प्यार किया और बोला कि वाह बेटा वाह, जो काम तुम्हारे बाप ने नहीं किया वो काम तुमने किया। मदन के खोखा के दो दांत तोड़ डाले। कितने दांत? दो दांत क्या कर डाले जी? तोड़ डाले।